वीक का पहला दिन मंडे। उम्मीद है आप लोगों का संडे अच्छा गुजरा होगा। लेकिन पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त रूस और यूक्रेन पर है, क्योंकि ये जंग और इस जंग में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, दिल को कचोटने वाली कहानियाँ आ रही हैं। और फिर वही होता है कि सत्ता और ताकत के लिए ये सारी जो जंग लड़ी जाती है, इसमें भुगतता आम इंसान है। परिवार का परिवार टूट जाता है, घर बार छोड़कर भागना पड़ता है। और ऐसी सारी तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं। यूक्रेन भी ज़ख्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को भी ज़ख्म नहीं लगा है। हालांकि एक अजीब सी चीज़ आ रही है रूस से भी कि सेंट पीटरबर्ग जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे रूसी लोग पुतिन के इस फैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस के लोग कह रहे हैं कि नो वॉर, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जंग है, आज 5वां दिन है। 5 दिन में अब तक बहुत सारे लोगों की जान गई, बेगुनाहों की जान गई। शहर में ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो पूरी जंग है, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है, और इसके बाद मैं यूक्रेन की उस प्रेसिडेंट की भी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अपडेट दे दूं कुछ चीज़ों के लिए। 1 नवंबर 2021 तब से तैयारी कर रहा था रूस। दिसंबर में तनाव ज़्यादा बढ़े, लेकिन नवंबर से ही था कि यूक्रेन पे हमला करना है। कहते हैं कि जो उनकी मिलिट्री का पूरा ग्रुप था, जो सारे लोग प्लान कर रहे थे, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफ किया था और कहा था कि अगर हम हमला करेंगे तो मुश्किल से 3 दिन के अंदर हम यूक्रेन को चारों खाने चित कर देंगे। 3 दिन के अंदर यूक्रेन को हम कब्जा में अपने कर लेंगे, और 24 घंटे के अंदर हमले के बाद, मतलब सिर्फ 1 दिन में, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो हमारे कब्जे में होगा। लेकिन आज 5वां दिन है। कीव और बाकी जो शहर है उस पर रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पा रहे। तो फिर 4 महीने की तैयारी, 5 दिन हो गए, 3 दिन में कब्जे का दावा था, क्या हुआ? तो इस वक्त यूक्रेन और कीव, इन सारी चीज़ों और पुतिन के बीच में अगर कोई एक शख्स खड़ा है तो वो है वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, एक कॉमेडियन, जिन्होंने एक टीवी सीरियल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था, टीवी सीरियल में। और इत्तेफाक देखिए कि वो सचमुच के फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जेलेंस्की की पूरी कहानी बताऊं उससे पहले एक अपडेट अभी जो आई है खबर, वो आपको दे दूं। खबर ये आ रही है कि रूस की मीडिया के हवाले से, हालांकि जंग के माहौल में मीडिया और बहुत सारी चीज़ ऐसे क्लेम किया जाता है जिसमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 देशों के बीच जब जंग होती है तो बयान एक दूसरे के बारे में खूब दिया जाता है, ताकि सैनिकों को और बाकी लोगों को थोड़ा सा उनका मोराल बढ़ाएं और बातें बताएं। तो एक खबर रूसी मीडिया की तरफ से आई है कि पुतिन ने जो रूसी न्यूक्लियर ट्रायड है उसको अलर्ट पर रख दिया है, तैयार रहने को कहा है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड, अब सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो जो परमाणु बम है, एटम बम है, उनको कहा गया कि तैयार रखो। अगला इसका मतलब ये होता है कि इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या एक बार फिर दुनिया, और दूसरी बार नागासाकी और हिरोशिमा के बाद, न्यूक्लियर वॉर देखने जा रही है? क्या फिर से ऐसे कोई एटम बॉम्ब गिरेंगे? और अब तो जो बॉम्ब है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिरे थे उससे सैकड़ों हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो जो वहाँ बर्बादी हुई उससे अगर ये बम ऊपर वाला ना करे, ऐसा हो, तो तबाही का मंजर क्या होगा। लेकिन आज रूस की मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। अब ये क्यों आ रही है? इसकी वजह ये है कि 5 दिन हो गए हैं, रूस यूक्रेन को अपने कब्जे में नहीं ले पाया, यहाँ तक कि राजधानी कीव में भी पूरी तरह नहीं घुस पाया। और यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहाँ के आम लोग लगातार रूसी सेना से लड़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अब रूस की एक चाल हो सकती है कि रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट पर रखा गया। अब न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर तो हम सब जानते हैं, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, लेकिन ट्रायड क्या होता है? ट्रायड एक्चुअली वो चीज़ होती है कि जिस देश के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो उस बॉम्ब को चलाने का, बॉम्ब तो आपने बना लिया, लेकिन बम गिराएंगे कैसे? 3 तरीके से बम गिराया जा सकता है। एक, हवा के रास्ते, जो आप रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए आप किसी अपने दुश्मन देश पे छोड़ते हैं। दूसरा, पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते, जो आप पनडुब्बी के ज़रिए अपने न्यूक्लियर वेपन को भेज सकते हैं। और तीसरा है ज़मीन के रास्ते, जो आप लॉन्चर और बाकी चीज़ों के ज़रिए ज़मीन से आप छोड़ सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। जिस भी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है
और उसके पास ये बॉम्ब को छोड़ने के तीनों तरीके हैं, यानी वो आसमान से भी फेंक सकता है किसी लड़ाकू विमान के ज़रिए, वो पानी से भी फेंक सकता है पनडुब्बी के ज़रिए, और वो लॉन्चर के ज़रिए ज़मीन से भी बॉम्ब छोड़ सकता है न्यूक्लियर। तो अगर ये तीनों सहूलियत उसके पास है तो फिर इसका मतलब है कि वो देश न्यूक्लियर ट्राइड देश है, यानी उसके पास सिर्फ बम नहीं है बल्कि बम को छोड़ने के वो जो साधन है, वो जो सवारी है, वो भी है। दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश हैं जो न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री हैं। इनमें से एक तो रूस है, अमेरिका है, इसके अलावा चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 हैं जो ट्राइड, न्यूक्लियर ट्राइड है। हम भी बने अब 2016 में। पहले हमारे पास 2 था। जो इंडिया का आपको याद होगा कि पहला एक 1974 में उस वक्त परमाणु बम परीक्षण किया था हमने, फिर 1998 में हुआ, 2 परीक्षण किया। हमारे पास लड़ाकू विमान से और लॉन्चर से ज़मीन के ज़रिए परमाणु बम को दुश्मन देशों पे या ज़रूरत पड़े तो छोड़ने के साधन थे, सवारी थी, लेकिन हम न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री नहीं थे। अब बने हैं अभी हाल में हम 2016 में, और उसकी वजह यह है कि अब एक अरिहंत पनडुब्बी है। इस अरिहंत पनडुब्बी से हम न्यूक्लियर वेपन को समंदर के रास्ते भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अब हवा, ज़मीन और पानी तीनों के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब भारत भी न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है। हालांकि 5 ही देश हैं जिनके पास, जो बताया आपको मैंने, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन लोगों ने ऑलरेडी NPT पे साइन कर रखा, यानी परमाणु प्रसार संधि। लेकिन इन 5 देशों के अलावा एक भारत है और पाकिस्तान है और साथ में नॉर्थ कोरिया, आपको पता ही है। इन तीनों ने भी ये कहा है, दुनिया को बताया है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। लेकिन NPT पर इन तीनों देश ने समझौता नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। लेकिन इन तीनों के पास भी परमाणु बम है और ये दुनिया जानती है। तो इधर ये सारी चीज़ें, उधर यूक्रेन बेचारे के पास कोई परमाणु बम नहीं। मैंने आपको उस दिन कहानी में बताया था कि उसके पास 1800 से 2000 के बीच में परमाणु बम थे, 1800 to 2000। लेकिन 98 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब USSR टूटा और USSR से आज़ादी मिली यूक्रेन को, तो एक समझौता हुआ, और उस वक्त यूक्रेन की जो सरकार बनी वो एक तरह से रूस की पिट्ठू सरकार थी। तो ये हुआ कि भैया हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम अपने परमाणु बम हमें दे दो। और सारे परमाणु बम यूक्रेन ने तब रूस को दे दिए थे भरोसे में। कई जानकारों ने कहा था कि ये जल्दबाजी में क्या गलत फैसला था। आज अगर यूक्रेन के पास भी परमाणु बम होता तो शायद अभी रूस और रूसी मीडिया इस तरह के बयान नहीं देती कि रूसी न्यूक्लियर ट्राइड को अलर्ट पर रखा गया है। फिर यूक्रेन भी ऐसे ही करता। यूक्रेन के पास बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चेरनोबिल आपको पता ही है। और एक ज़माना था जब वो सबसे ज़्यादा बॉम्ब बना था, तो उसके पास सबसे ज़्यादा बॉम्ब थे। पूरे USSR में इकलौता यूक्रेन ही था जो परमाणु बम में संपन्न था पूरी तरह। लेकिन बम उनको लौटाने पड़े, आज खाली हाथ है। लेकिन अभी भी यूक्रेन की सेना ने दुनिया का दिल जीत लिया। इसलिए अब मैं असली कहानी पर आता हूँ। 5वां दिन, जिस जंग को पुतिन बहुत आसान मान रहे थे, जिस कीव को बहुत आसान रास्ता मान रहे थे, जिस यूक्रेन पर कब्जा करने को वो बाएं हाथ का खेल मान रहे थे, वो सारी चीज़ें 5 दिनों में पलट गई हैं। हालांकि कोई मुकाबला नहीं है दोनों की सेना में, दोनों के पास जो हथियार हैं, लेकिन इस लड़ाई को और पुतिन की इस जीत के बीच में एक शख्स आकर खड़ा हो गया, और वो है जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, अपनी सेना के पास खुद जाकर हौसला बढ़ाया, आम लोगों से कहा कि आप लड़ो, इस देश को बचाना है। और जो एक मैसेज गया, क्योंकि पुतिन ये चाहते हैं कि किसी तरह से यूक्रेन से जेलेंस्की की सरकार जाए और उसके बाद वहाँ नई सरकार आए जो 2014 से पहले जैसे थी कि रूस की हर बात माने, तो फिर ये जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ये जानता, और अमेरिका ने इसीलिए जेलेंस्की को, जब रूस ने हमला किया तो अगले दिन ऑफर दिया कि आप यूक्रेन से निकल लो क्योंकि आपकी जान को खतरा है, और हम आपके लिए जहाज़ भेज रहे हैं, आपको सुरक्षित जगह पे निकाल कर ले जाएंगे। जेलेंस्की चाहते तो भाग सकते थे, जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई या तालिबान ने काबुल पे हमला किया तो अफगान के राष्ट्रपति सबसे पहले फुर्सत में ही निकल लिए थे। लेकिन यहाँ होता है एक देश के प्रति जो प्यार होता है, जो एक फ़र्ज़ होता है, जिम्मेदारी होती है,
जेलेंस्की ने यही किया। उन्होंने अमेरिका के इस ऑफर को ठुकराया। उन्होंने कहा कि मुझे सवारी नहीं चाहिए यूक्रेन से बाहर निकलकर भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि मुझे गोला बारूद चाहिए ताकि मैं रूस से लड़ सकूं। और फिर वो वहीं डटे रहे और कीव में ही है और लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। नागरिकों से कहा कि आप लड़िए। अपने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हथियार पकड़ा दिया। वहाँ की जो ब्यूटी क्वीन है, वहाँ की जो लेडी इवन एमपी हैं, वो सब हथियार ले लेकर रूस की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। आम लोग हथियार लेकर लड़ रहे हैं। आज एक बयान आया जिसमें जेलेंस्की ने कहा है कि पूरी दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। तो हम एक इंटरनेशनल आर्मी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बाकी जो दोस्त देश हैं वो तो मदद नहीं कर रहे। अमेरिका ने बड़े हवा दिए, सारी बातें कही, नेटो से जुड़े हुए 30 देशों ने कहा कि, लेकिन वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं। रूस को खाली आर्थिक सैंक्शन लगा रहे हैं, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा व्यापार नहीं होने देंगे, बैंक सीज कर देंगे, जो पाइप गैस है उसको रोक देंगे, तुमसे गैस नहीं खरीदेगा कोई, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेगा। लेकिन जब ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, इस वक्त तो रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और यूक्रेन अकेला पड़ा हुआ, जिनके भरोसे पे उसने इतना आगे तक कदम बढ़ाया कि नेटो में शामिल होना है, उसको अकेला छोड़ दिया। और जेलेंस्की इस वक्त हीरो बन गए, क्योंकि अकेले होने के बावजूद उन्होंने कहा झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा। और यही वजह है कि रूस को 5वां दिन हो गया जीत नहीं मिल रही। जो उनकी सलाहकार थे पुतिन को जो कहा था वो सब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इस तरीके से फाइट बैक करेगा। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की हैं कौन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। इनकी कहानी अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। आजकल सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं। एक लॉ ग्रेजुएट है जेलेंस्की, और ये भी देखिए कि 4.5 करोड़ की आबादी है यूक्रेन में, और वहाँ जो माइनॉरिटी में है वो ज्यू हैं, जो इजराइल जिनके लिए जाना जाता है, यहूदी। तो उनका धर्म यहूदी है और ये यूक्रेन में खुद माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है, लेकिन इनके धर्म के बारे में वहाँ कभी कोई किसी ने पूछा नहीं, ना बात की। जैसे अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है ये बुरी चीज़ हिंदुस्तान में। तो जेलेंस्की उन्होंने पढ़ाई की, एक लॉ की, लॉ स्टूडेंट रहे, लेकिन बचपन से एक्टिंग का शौक था, कॉमेडियन बनना चाहते थे। फिर उन्होंने छोटे मोटे रोल किए टीवी पे कॉमेडियन बनने के लिए। कुछ फिल्मों में काम किया जो यूक्रेन में, और उस फिल्मों में भी काफ़ी कामयाब रहे। इसके बाद 2014 आया। अच्छा, इस दौरान में फिल्मों में और ये सारे काम करते करते इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जेलेंस्की ने, और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था K95। K95 इनका अपना प्रोडक्शन हाउस था, और इसके ज़रिए ये बड़े बड़े शो बनाते और वहाँ के टीवी चैनल पे चलते। और उनमें से एक वहाँ यूक्रेन में बहुत फेमस टीवी चैनल है 1+1। तो 1+1 पे ज़्यादातर जेलेंस्की के शोज़ जाते थे, जो कॉमेडी और बाकी चीज़ें। तो ये फिल्मों में काम कर रहे थे, टीवी पे शोज़ कर रहे थे, कॉमेडियन के तौर पर अच्छी खासी इनको मशहूरियत, मकबूलियत थी, यूक्रेन में पॉपुलर थे। इसी दौरान में हुआ ये कि 2014 में इन्हीं पुतिन साहब ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और क्रीमिया को जीत लिया। क्रीमिया जो कभी यूएसएसआर ने खुद यूक्रेन को गिफ्ट किया था 40s एंड 50s में, वो वापस हमला करके पुतिन ने वापस ले लिया। तो जंग का माहौल था, और उसकी वजह क्या थी जो पहले भी आपको बताई। 2014 से पहले तक 1998 से लेकर 14 ये रशिया के टुकड़े के बाद यूक्रेन बना था। तो जो भी सरकार थी वो रूस के इशारे पे नाचती थी। 2014 में हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो, उनको एक ऑफर था उस वक्त नेटो का मेंबर बनना, जिसके लिए आप जेलेंस्की कह रहे थे, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना। लेकिन 14 में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, और उसकी वजह ये थी कि पुतिन नहीं चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने या नेटो के मेंबर बने। तो जब वहाँ की पब्लिक को, आवाम को पता चला कि हमारे प्रेसिडेंट ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, ये रूस के पिट्ठू है, तो उन्हें गुस्सा आया और एक विरोध शुरू हो गया उस वक्त के प्रेसिडेंट को लेकर, गली गली, शहर शहर। और विरोध इतना हुआ कि 2014 में उन प्रेसिडेंट साहब को छोड़कर भागना पड़ा यूक्रेन। और इसके बाद फिर चुनाव हुआ, चुनाव में एक नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने एंटी रूस काम करना शुरू किया, और ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। इसी के बाद उन्होंने 14 में जब उनके अपने पिट्ठू प्रेसिडेंट चले गए तो हमला कर दिया और क्रीमिया को जीत लिया। क्रीमिया को रूस ने फिर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वहाँ के 2-3 इलाकों में जहाँ रूसी आबादी ज़्यादा है
वहाँ झड़प अब भी जारी रही, 2014 से लेकर 20 तक भी चलती रही। कहते हैं अब तक 14-15 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। इस दौरान में 2014 के बाद रूस ने यह भी किया कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रूसी पॉपुलेशन है 16%, 18%, वहाँ उन्होंने अपने लोगों को पासपोर्ट देना शुरू कर दिया। इल्ज़ाम तो ये भी कि कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन से लेकर सब उन लोगों को दिया जो रूसी, जिनको सिटीजनशिप दी थी, हैं वो यूक्रेन में, लेकिन गुपचुप तरीके से पासपोर्ट भी दे रहा है और वो सब कुछ कर रहे हैं। ये बात यूक्रेन की सरकार को पसंद नहीं थी। इत्तेफाक से जब ये सारे माहौल क्रीमिया जीत लिया 2014 में, तो 15 में अच्छा उसके बाद सरकार पे करप्शन के भी बड़े इल्ज़ाम थे यूक्रेन के। तब वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन, एक एक्टर थे, 14 में क्रीमिया की हार के बाद एक उन्होंने टीवी शो बनाया और इस शो का नाम रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल, जनता की सेवक या जनता का गुलाम, डेमोक्रेसी यही होता है। तो ये उन्होंने एक सीरियल बनाया। इस सीरियल की कहानी ये थी कि इसमें एक टीचर था और वो टीचर जो है कैसे करप्शन के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ नई नई बातें कहता है, लड़ता है, और धीरे धीरे हालात ऐसा होते हैं कि वो बहुत पॉपुलर होता जाता है, ख़ासतौर पर करप्शन के खिलाफ लड़ाई और उसके आइडियाज़ के लिए। और फिर हालात ऐसे बन जाते हैं कि वही टीचर एक दिन यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये उस सीरियल की कहानी थी। जंग हो चुकी थी, क्रीमिया हार चुके थे यूक्रेन के लोग, करप्शन भी फिर बढ़ता जा रहा था, रईस की तादाद बढ़ रही थी, अमीरों की तादाद बढ़ रही थी, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। ऐसे सिचुएशन में 2015 में जब ये सीरियल यूक्रेन की टीवी पर आया, ज़बरदस्त पॉपुलर हो गया। इस कैरेक्टर को जो प्ले किया था टीचर का और जो बाद में प्रेसिडेंट बना, ये जेलेंस्की ने प्ले किया था। जेलेंस्की ही इसमें टीचर बने और फिर बाद में उस सीरियल में वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं अचानक। तो ये पूरी कहानी थी। कॉमेडियन वो थे ही थे, पॉपुलर थे ही थे। अब ये सीरियल हिट हो गया। सीरियल हिट होने के बाद जेलेंस्की भी हिट हो गए। यूक्रेन की आवाम को लगा कि ऐसा कोई कैरेक्टर होना चाहिए जो इतना, जैसे अपने अभी देश में, बस आपको याद होगा अन्ना हज़ारे का आंदोलन, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का उठना। तब अन्ना हज़ारे का मुझे याद है, हम लोग खुद रामलीला ग्राउंड में, मैं एज ए रिपोर्टर तो जाता ही था, लेकिन मैं ये सोच के जाता था कि अन्ना हज़ारे में गांधी दिखते थे और उनकी जो बोलचाल, उनकी वेशभूषा, वो सब कुछ हमें लगता था, हम लोग तो गांधी को नहीं देख पाए, लेकिन अन्ना हज़ारे को देख के लगता था कि गांधी जी भी ऐसे ही होंगे। तो उस वक्त लोग फैमिली को ले लेकर सैटरडे संडे पहुंच जाते थे रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, और हम लोग भी कई बार जाते थे काम के अलावा। और फिर वहाँ अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग जो बाद में उठे फिर मुख्यमंत्री बने। तो सेम ऐसे ही था यूक्रेन में कि एक टीचर, वो टीचर करप्शन के खिलाफ लड़ता है और फिर देश का राष्ट्रपति बन जाता है। अब इस कैरेक्टर को प्ले किया जेलेंस्की ने, वो एक्टर थे, पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर का लेना देना नहीं। लेकिन ये सीरियल जब हिट हुआ तो घर घर में लोग इस कैरेक्टर के बारे में बात करने लगे, और जब इसके बारे में बात करने लगे तो इसी दौरान में 2019 आ गया। अब चुनाव होने थे यूक्रेन में। अब चुनाव से पहले ये कैरेक्टर हर एक की ज़ुबान पे था। कुछ लोगों ने जेलेंस्की को आइडिया दिया कि आपका सीरियल इतना हिट है, कैरेक्टर इतना सही है, तो अगर आप भी इसी लाइन पे और यूक्रेन को करप्शन से मुक्त कर दें, चुनाव लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे। पहले तो जेलेंस्की को लगा मजाक है ये, कहाँ मैं एक्टर कॉमेडियन, कहाँ पॉलिटिक्स, कहाँ प्रेसिडेंट, मैं तो नकली का प्रेसिडेंट बना हूँ सीरियल में, असली का प्रेसिडेंट थोड़ी ऐसे कोई बन सकता है। बट लोगों ने कहा, और ख़ासतौर पर ये जो 1+1 चैनल, जिस चैनल के लिए प्रोडक्शन हाउस बनाकर अपने शो बनाते थे जेलेंस्की, उस चैनल के मालिक अरबपति थे। लोगों की जब राय देखी, कुछ वहाँ राय शुमारी हुई, तो उनका भी आइडिया ये था कि जेलेंस्की को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। अब इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों का लगा, तो 1+1 चैनल के मालिक ने कहा कि तुम लड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी। तब इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, लड़ते हैं। जेलेंस्की शुरू से बहुत कम टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, बहुत कम मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव। तो उन्होंने चुनाव तो लड़ा, और इसी K9 जो नेटवर्क था उनका प्रोडक्शन हाउस, इसके लोग उसमें शामिल हुए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके ज़रिए अपनी पब्लिसिटी करनी शुरू की। वो इस पर वीडियो डालते और वही बातें करते जो उस कैरेक्टर में, सीरियल में था। और धीरे 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 इस सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने बाकायदा कैंपेन करने के लिए और कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया
लोगों का प्यार मिला। फिर इलेक्शन से पहले एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कहा गया कि जेलेंस्की जीत रहे, जबकि जो दूसरी राइवल जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे उन्हें लगा कि एक अनाड़ी, एक नया, एक कॉमेडियन, ये क्या उन्होंने बहुत हल्के में लिया कि लोग, कॉमेडी अलग चीज़ है, एक्टिंग अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, ये जीतेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद चुनाव हुआ, सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ जेलेंस्की ने अपनी कैंपेनिंग की। 73% यूक्रेन की जनता ने अपना वोट जेलेंस्की को दिया। अप्रैल 2019 में जेलेंस्की यूक्रेन के 8वें प्रेसिडेंट बन गए। एक कॉमेडियन जिसने एक टीवी सीरियल में एक प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था, वो यूक्रेन का अप्रैल 2019 में सचमुच का प्रेसिडेंट बन बैठा। इसके बाद वादा किया था करप्शन खत्म करेंगे, जेलेंस्की ने काम शुरू किया। वहाँ के रईसों की लिस्ट बनाई, उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए। हालांकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा बाद में कि जो 1+1 का मालिक है वो भी रईस है, लेकिन उसको ज़्यादा आपने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कि धीरे धीरे करना शुरू किया। रूस के साथ जो 2014 से जंग और वो सारी चीज़ें थी, उस पर बातचीत शुरू की। पहली बार जेलेंस्की के टाइम में ऐसा हुआ कि दोनों देशों के कैदियों के रद्दोबदल हुआ, एक दूसरे के कैदी छोड़े गए। ये सारी चीज़ें चलती रही और लगा कि शायद वाकई एक कॉमेडियन जो नकली से असली प्रेसिडेंट बन गया वो यूक्रेन को बदल देगा। लेकिन फिर इसी बीच 2020 आते आते जेलेंस्की ने चूंकि वादा किया और पुराने दौर देख चुके थे, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को एक देश के तौर पर अगर बचाना है किसी मुल्क से, खासतौर पर रूस से, तो इसकी आज़ादी के लिए और आज़ादी बरकरार रखने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ होना या नाटो के साथ रहना मजबूरी है। ताकि अगर इतने देशों का साथ होगा, 30 देशों की सेना साथ होगी, तो रूस जैसा कोई देश उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ जाने का ऐलान किया, पुतिन साहब को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि ये नाटो में जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है। और यहीं से तनाव बढ़ा दिसंबर 2021 से। हालांकि बुनियाद तैयार हो गई थी नवंबर में ही, बल्कि अक्टूबर में ही, जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई। और फिर रूस ने आखिरकार 24 फरवरी को हमला कर दिया। तो जेलेंस्की की एक और कहानी बहुत मशहूर है कि जब यूएस में चुनाव हो रहा था अभी लास्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड बार प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे और जो बाइडेन उधर से, तो इस चुनावी कैंपेन के दौरान बाइडेन के एक बेटे हैं जिनका लिंक यूक्रेन में किसी बिजनेस से था, और यूएस में कोई एक इलेक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के दौरान उनके कैंपेनिंग साइट और इन सबको हैक किया गया था। और कहा गया कि ये जो हैक कराया है ये रूस ने कराया है, और ये रूस ने जो कराया है ये मदद से कराया है जो बाइडेन के बेटे से, और जो बाइडेन उस वक्त चुनाव में कैंडिडेट थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की जब प्रेसिडेंट बन गए तो उनके साथ बात की थी और ये कहा था कि अगर आप हमें इस बारे में मदद कर दो यूक्रेन रूस के ज़रिए कि जो बाइडेन के बेटे ने हमारे कैंपेन को हैक कराया और ये, तो जो बाइडेन चुनाव हार सकते हैं, तो हम बदले में आपको आर्थिक और सैन्य मदद भी देंगे और फिर व्हाइट हाउस में आपसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन कहते हैं जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में ये बात लीक भी हुई। तो एक कहानी ये भी थी। आज वही जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एक हीरो बने हुए हैं। उन्हीं जेलेंस्की ने ऐसा हौसला दिया है कि यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सेना लगातार मोर्चा ले रही है रूस से। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे देश के नेताओं के बारे में हम सब यही कहते हैं कि हुक्मरान तो अपनी महलों में, अपनी कोठियों में सुरक्षा घेरे के बीच रहते हैं। जंग में आम लोग मारे जाते हैं, आम सिपाही मारे जाते हैं, जो आका हैं वो महफूज रहते हैं। लेकिन हो सकता है हाल के वक्त में शायद एक मिसाल पेश की है जेलेंस्की ने, क्योंकि अभी ताज़ा याद तो हम लोगों की अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की है जो भाग गए थे, वहाँ से यूएई पहुँच गए। पर जेलेंस्की भी अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, भागे नहीं, यूक्रेन में है, उसी कीव में है, और बार बार कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, समझौता भी नहीं करेंगे, सरेंडर भी नहीं करेंगे। और सरेंडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने किसी पे हमला नहीं किया, हम पे हमला हुआ है, तो हमारे सरेंडर करने का मतलब नहीं बचता है। हम अपने ज़मीन के एक एक इंच को बचाएंगे। तो ऐसे भी प्रेसिडेंट हैं, और इसीलिए इस वक्त जेलेंस्की की लगातार चर्चा। और कई लोगों ने मुझे कहा था कि जेलेंस्की के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने एक और लाइन कहा है अभी जेलेंस्की ने कि जंग रूस ने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य ताकत जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई हो रही है वो अपने आप में
यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की जनता तारीफ के काबिल है। अब ये जो खबर आ रही है जिस तरीके से कि रूसी न्यूक्लियर ट्राइड को अलर्ट पर रखा गया है, अब यहाँ पे एक गंभीर बात ये आ गई कि क्या दुनिया न्यूक्लियर वार के दहाने पर है? क्योंकि अगर गलती से रूस ने न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दिया, कोई बम गिरा दे यूक्रेन पर, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इसलिए कि फिर शायद जो अब तक देश दूर बैठे हुए तमाशबीन हैं, यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में आएगा कि कल को रूस तो किसी के ऊपर भी फेंक सकता है। और रूस हर देश को चेतावनी दे रहा है कि जो भी अगर इस बीच में उनके और यूक्रेन के आएगा वो भी अंजाम को भुगत जाए। मतलब सीधे सीधे है कि उन पर भी हमला कर देंगे। अब पुतिन केजीबी के जासूस, ट्रेनिंग जासूसों की ऐसी होती है। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से बेलारूस में हालांकि एक मीटिंग भी चल रही है समझौते की, बातचीत कि इस जंग को रोक दिया जाए रूस में और यूक्रेन में, लेकिन उस मीटिंग से आयन पहले यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने पुतिन को 21वीं सदी का हिटलर बताया, 21st सेंचुरी का हिटलर। तो वह हिटलर इसलिए भी कि केजीबी के जासूस, और पुतिन के बारे में यह है कि समझना मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी के पास न्यूक्लियर स्ट्राइड, तो इसीलिए इस वक्त दम साधे हुए दुनिया देख रही है कि क्या होता है। अगर यूक्रेन और कीव इन सब को जीतना थोड़ा लंबा हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा फाइट तेज़ होती है, तो फिर हो सकता है कि पुतिन कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे दुनिया में एक न्यूक्लियर वार का खतरा ना हो जाए। हालांकि दुआ यही है कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ। आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ यही 2 बॉम्ब गिरे हैं न्यूक्लियर, और उसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। आज भी उन बमों का असर उन इलाकों पे है, वहाँ के रहने वाले लोगों पर है, उनकी पीढ़ियों पर है। तो ऐसा ना हो, यही सभी की दुआ है, और जंग शांत हो जाए, बातचीत से मसला हल हो जाए। बाकी देखिए इसमें क्या होता है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर जो यूक्रेन में और आसपास में, तो उनके मेल आ रहे थे लगातार। मैं कल संडे भी बहुत इसी में उलझा हुआ था। बहुत सारे लोगों के मेल आए, जितने भी आए थे मैंने सबके फॉरेन मिनिस्ट्री में भेजा है, उनके मेल भी भेज दिए। बहुत सारे लोगों के नंबर थे, वो नंबर भी भेजे। कुछ ने अपने वीडियो और वो भेजे थे, वो मैंने क्राइम तक में भी चलाए। कई लोगों के फैमिली के भी फ़ोन आए, उनसे भी बात की। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे वहीं पे हैं और उनकी शिकायत है कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो दुआ यही है कि धीरे धीरे सभी वापस आ जाए, ढंग से सारे काम हो जाए और किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो। और जितनी भी हम लोगों से यहाँ बैठकर मदद हो रही है, हम लोग कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। तो आप में से जितने के भी मेल आए, मैंने कुछ लोगों को आपके मेल के रिप्लाई भी किए हैं डायरेक्ट, और जिनको नहीं करा उनको मैं बता रहा हूँ कि आपकी सारी जो मेल हैं वो हम कंसर्न मिनिस्ट्री तक उसके साथ भेज रहे हैं, ताकि जो भी मदद हो सके आप लोगों की ज़रूर हो। तो आज कहानी में इतना ही, और कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं, सिर्फ उन लोगों के आज कुछ नाम नोट करके आए जिनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास दिन ये मायने रखता है। इंद्रयानी देवेंद्र मेटकार जी हैं, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इंद्रयानी जी। और ये राम देवेंद्र मेटकानी जी की माँ हैं। इसके अलावा हुसैन सैफ छत्तीसगढ़, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हुसैन। चौधरी ताराचंद जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे चौधरी ताराचंद जी। और ये दादा हैं अनुप्रिया चौधरी के। विजेंद्र मीणा, इनका भी आज जन्मदिन है, दौसा राजस्थान से, हैप्पी बर्थडे विजेंद्र जी। अनु चौधरी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनु। और ये संदीप कुमार चौधरी जी की बिटिया है। इसके अलावा डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर हिमांशु वैश्य, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर हिमांशु, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। राहुल धारा और एक विशु चौधरी बिजनौर से, इन्होंने कुछ लिखा है, इनका भी मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही, और यूक्रेन रूस की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। क्राइम तक पे भी अलग से लगातार डाल रहे हैं, जो वहाँ से बच्चे भेज रहे हैं हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपडेट करें, उसको डालूँ उसको। तो जो भी जो लोग वहाँ पे यूक्रेन में हैं, आप हमें भेजते रहें, हमसे जो भी मदद होगी हम ज़रूर करेंगे। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।